उर्दू नज़्म के नए रुझानों में जो मूल यानी की पॉइंट है वो है नए। मुअज़्ज़म साहब, नए और नए के बारे में नुसरत जहाँ जी अपने पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से कि नया किसे कहा जाए, इस पर आपने बहुत ही अच्छी बातें कई अलग अलग बिंदुओं से इस बात को व्याख्यायित करने की कोशिश की। मैं नए को अगर समय के अर्थ में लूँ तो मैं क्या चीज़ें देखता हूँ। अगर हम आज़ादी के बाद से इन 75 वर्षों की बात करें तो अदब और अदबी तसव्वुरात यानी अवधारणाओं की रफ्तार बेहद तेज़ रही है। तो उस दौर में, और मैं भी अपनी बात कुछ उसी रफ्तार की तर्ज पे ही करूँगा क्योंकि एक लंबा वक्फ़ा उस पूरे दौर पे बात करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ किया जाए। तो उस दौर में नस्र और नज़्म का जो सरमाया हमारे सामने आया उसने शदीद किस्म के रद्द-ए-अमल की सूरतें पैदा की। इसे कोई पसंद करे या नापसंद करे लेकिन नज़रअंदाज नहीं कर सकता। 1955 से 1960 के आसपास तरक्की पसंदी यानी हमारे यहाँ जिसे प्रगतिशीलता कहा जाता है कि कमान लगभग उतरने लगी थी और नई हिस्सियत के मुफस्सिरीन के नए तर्ज एहसास और इजहार की बातें शुरू कर दी गई थी। ये वही दौर है यानी 60 के आसपास का, और इस पर बहुत अच्छा आपने अपने यहाँ सेमिनार किया था। वो एक किताब शक्ल में मैंने उस किताब से मैं गुज़रा भी हूँ। उसमें एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि मुझे फ़ायदा हो गया कि उसमें नज़में भी अंत में दी गई हैं, वो बहुत मेरे काम की चीज़ रही। ये वही दौर है यानी 60 के आसपास का जब नई नज़्म, नई गज़ल, नई कहानी, नई तनकीद की बहसें शुरू हो चुकी थीं और ये हिंदी में भी हो चुकी थीं, उर्दू में भी हो चुकी थीं। उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि हमारी अदबी तारीख़ में जो प्रगतिशील आंदोलन है, तरक्की पसंद तहरीक के बाद से मानसिक और भावनात्मक दोनों स्थितियों में बदलाव और गतिविधियों में कोई बड़ा शिफ्ट देखने को मिला, एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। उस दौर में हमारे सोचने और महसूस करने के अंदाज जिस तेज़ी के साथ बदले, उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार तब्दीलियाँ नस्र और नज़्म की विभिन्न विधाओं में देखने को मिली। नए लिखने वाले अपनी जहनी और जज्बाती अबतरी यानी भावनात्मकता को संभालने और उसे सृजन की एक नई गतिशीलता में ढालना भी जानते थे। इसलिए सृजन की एक नई लॉजिक, एक नया स्टाइल और एक नया मैनिफेस्टो हमारे सामने आया और इसका एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये वही दौर था और जिसके बारे में कल भी बात हुई थी और आज भी, कि इस सब के बावजूद अगर हम उर्दू शायरी को देखें तो वहाँ गज़ल का फिर भी जो परचम था वो ज़्यादा बुलंद रहा, उसका ज़्यादा सिक्का चला। उसकी तुलना में नज़्म को लोगों ने कम तवज्जो दी और इसके ख़िलाफ़ जैसा मैंने कल भी कहा था कि कई आवाज़ें भी उठी थीं। नून मीम राशिद, यूसुफ ज़फ़र, क़य्यूम नज़र, मुख्तार सिद्दीकी, अख्तरुल ईमान, इन सभी ने उस समय बातचीत की कि इस चीज़ को बदला जाना चाहिए। अब चूँकि गज़ल हमारे रोज़मर्रा के जो हमारे तमाम जो मरहले हैं उनसे कुछ इस तरह से जुड़ी हुई थी और उनको इस तरह से हर छोटी से छोटी चीज़ को शेरों में व्यक्त करने का जो उसका एक अपना तरीका था, उससे इतना हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा वाबस्ता थी, इतना ज़्यादा जुड़ चुकी थी कि उसका वो जो हमारे जिसको कहें कि हम जिस पुख्तगी के साथ गज़ल कह रही थी, शायद नज़्म निगार उस समय वो चीज़ नहीं ला पा रहे होंगे। इसका एक बड़ा अटपटा परिणाम निकला और वो ये कि नज़्म के अच्छे बुरे होने का फ़ैसला अक्सर गज़ल के मेयार पर किया जाने लगा। खैर, ये एक अलग बहस का विषय होगा, लेकिन जो एक अच्छी सूरत बनी वो ये कि नई शायरी का अहम तरीन पहलू ही है कि इसका सामूहिक मिजाज और सौंदर्य शास्त्र सहित, जिसको आप शायद जमालियात कहेंगे, इसकी सियासी, तहजीबी और समाजी लियाकत में सूरत पजीर हुआ। इस मामले में नई गज़ल और नई नज़्म दोनों बराबर हैं। अब मैं कुछ बातें छोड़ता हूँ क्योंकि कुछ बातों पे बहुत सारी बात हो चुकी है। अगर मैं जिसे 2000 से और 2021 तक की शायरी के बारे में बात करूँ तो इस दौर में जिन लोगों ने अपनी पहचान बनाई वो अब वही पीढ़ी है जिसकी पैदाइश
आपातकाल के आसपास हुई, यानी 75 के आसपास की ये पीढ़ी है, और इसने होश संभालते हुए और अपनी जगह बनाते हुए लगभग 2000 के आसपास इनकी अपनी एक पहचान बनी। अब हमें गौर करना पड़ेगा, और हमारे यहाँ डॉक्टर नामवर सिंह की एक बात जिससे मैं बहुत मुतासिर हूँ और मानता भी हूँ कि किसी भी रचना को उसके देशकाल में ही पढ़ा जाना चाहिए। अब रचना के भीतर का समय और रचना के बाहर का समय, मैं दोनों अर्थों में इसे लेना चाहता हूँ। एक रचना के भीतर का समय, यानी अगर मैं राम की शक्ति पूजा का कल सर ने जिक्र किया था, राम की शक्ति पूजा में समय जो दिखाया जा रहा है, जो रचना जिस समय को प्रदर्शित कर रही है, वो तो राम का दृश्य है, राम के समय का दृश्य है। लेकिन रचना जिस समय में लिखी गई, यानी जो रचनाकार का समय है, वो आज़ादी के आंदोलन के दौर का समय है। तो ये इन दोनों के बीच का जो संतुलन है, ये एक रचनाकार इस पूरे तनाव को, इस द्वंद्व को, जिसको मुक्तिबोध कहते हैं कि उन्होंने कला के अलग अलग क्षण बताए हैं इसको, उन तनावों के साथ इसको जब महसूस करता है, तो ये पीढ़ी जो इस दौर में पैदा हुई थी और इसने जो अपना समय देखा, जो इसके समय पूरी दुनिया में चिंताएं और परेशानियां और चुनौतियां सामने आ रही थीं, और जिसके बारे में मैंने कल अर्ज़ किया था कि जब भी इस पीढ़ी पर बात करनी होगी तो हमें दो कम से कम मुद्दों पर बहुत ही गौर से देखना होगा। और अगर मैं हिंदी शायरी की बात करूं तो उसमें भी, और मुझे उम्मीद है कि वो उर्दू शायरी में जितना मैं कुछ ही लोगों को जानता हूं जिनको मैंने पढ़ा है, ये मेरा दुर्भाग्य भी, मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने जिन जिन लोगों को पढ़ा है उनके कलाम के बल पे मैं ये बात कह सकता हूं कि ये लगभग दोनों जगहों पे एक ही तरह से बात हो रही थी। एक सांप्रदायिकता का भीषण उभार, दूसरा भूमंडलीकरण और बाज़ारवाद का हमला और उसके असर, जिसका मैंने जिक्र भी किया था कि हमारी जो एक सामूहिक विरासत थी, जो एक घर था, जो एक परिवार था, संयुक्त परिवार था, वो टूटा, और किस तरह से बाज़ार ने अपने कदम हमारे घरों में दाखिल किए। और मैं अगर जिस पीढ़ी से हम लोग आते हैं उससे थोड़ी सी पहले पीढ़ी की बात करें, और हम लोग देख रहे थे जब वो पिछली पीढ़ी लिख रही थी, यानी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो अनामिका, बोधिसत्व, बद्रीनारायण, श्री प्रकाश शुक्ल, कुमार अंबुज, ये जो पीढ़ी है 15-20 लोगों की, इन लोगों की पीढ़ी ने अचानक से हमने गौर किया कि कुछ खास शब्द हैं, मैं शब्द कहना चाहता हूँ, वो घूम घूम के सभी की कविताओं में आ रहे थे। विषय केंद्रित कविताएं लिखी गईं, जैसे पनही पे, जूते पे, चूल्हा पे, झाड़ू पे, वस्तुओं पर केंद्रित कविताएं लिखी गईं, और ये लगभग सभी के यहाँ सामूहिक रूप से हो रहा था। हम लोग चकित होने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं थी क्योंकि ये वही दौर था जब हमारी बहुत सारी चीज़ों को पेटेंट कराने के लिए दुनिया के तमाम जो पावरफुल देश थे वो अपने कब्ज़े में ले रहे थे, और हमारी जो अपनी निजी चीज़ें थी, चाहे वो हल्दी था, चाहे नीम था, ऐसी तमाम चीज़ों को बचाने का एक शोर सा शुरू हुआ। बचाओ 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 की एक अजीब सी धुन हिंदी कविता में छा गई। लेकिन वो दौर 5-7 वर्षों तक रहा और खूब इस तरह की कविताएं लिखी गई। वो अच्छी हैं बुरी हैं ये तो आलोचक जाने, लेकिन इस बाद वाली जो पीढ़ी आई, जिसे कि मैं अपनी पीढ़ी या अपने साथ के लोगों की बात कर, उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत गौर से देखा। अब वो जो चिंता पूरी कविता में घटित हो रही थी, अब वो पूरी चिंता कविता में घटित नहीं हुई, अब वो उनके लिए एक पंक्ति की बात रही। कई बार तो आधी ही पंक्ति में उन्होंने उस चिंता को अपने कविताओं में व्यक्त कर दिया। मेरे कहने का आशय ये है कि इस तरह से भी हमने अब उन चीज़ों को लेकर के अपना एक अलग दृष्टिकोण तैयार किया। खैर, अब अगर शुरू से बातचीत की जाए, और जैसा कि कल आज ही आदिल कह रहे थे कि कोई भी चीज़ या कोई भी प्रवृत्ति अचानक नहीं बदलती है, और जो पहले की चीज़ें हैं वो किसी न किसी रूप में हर पीढ़ी में बची रहती हैं।
चीज़ें गति करती हुई वो हर पीढ़ी तक आती हैं। तो पिछली भी पीढ़ियों की जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा को भी नई पीढ़ी ने महसूस किया। और अगर मैं हिंदी की ही खाली बात करूं तो इनके यहाँ मिथकों की, अपने जो हमारे तमाम वाद आए उनको, हमारे पुराणों, इन सब से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। ये दूसरी विधाओं की और दूसरी भाषाओं की रचनाओं से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। यहाँ तक कि विश्व साहित्य से भी अच्छी तरीके से नई पीढ़ी वाकिफ़ है। और इस अर्थ में वो न सिर्फ भारतीय कविता, विश्व कविता को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रही है और उसमें दखल भी दे रही है। कई ऐसे कवि हैं तमाम भारतीय हमारी भाषाओं के, हम लोगों की पीढ़ी के, जिनकी रचनाओं का विदेशों में अनुवाद हो रहा है और उन पर कई अच्छे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने उन पर काम भी करवाना शुरू कर दिया है। मैं ऐसे कई नाम बता सकता हूँ कि जो बहुत ही कम उम्र के हैं और लेकिन उनकी शायरी, जैसे हमारे यहाँ एक बिल्कुल अभी हम लोगों के बाद की पीढ़ी की है जसिंता केरकट्टा। अभी 2 यूनिवर्सिटीज़ ने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उस पर एक पूरा शोध का कार्य करवाया। उसकी कविताओं का 3 भारतीय विदेशी भाषाओं में उसका साथ साथ अनुवाद कराया गया। ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अनुज लुगुन एक हमारा आदिवासी कवि है और बहुत मजबूत आवाज़ है, उसकी कविताओं का इस तरीके से वहाँ चीज़ें पहुँच रही हैं। खैर, मैं जो बातें कल हो चुकी हैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनको मैं यहाँ कह देना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर मैं नज़्म गोये कहूँ तो उसे आप हिंदी कविता के भी कवियों के अर्थ में ही लीजिएगा जो कविताएं लिख रहे हैं। नए नज़्म गोयों ने हकीकत के जिस तसव्वुर से रिश्ता कायम किया उसमें हकीकत पसंदी, गत परिकल्पनाओं से ज़्यादा फैलाव और लचक है। मादे से रूह तक, आकार से अमूर्तन तक, संजीदगी से मिजाह तक, प्रत्यक्ष बयान से प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति तक, लफ्ज़ से वक्फे तक, गुमशुदा सांचों की खोज से नए फार्म्स और पैराओं की खोज तक, कारीगरी से करतबबाजी तक, और यहाँ तक कि पाबंद यानी छंद और मुक्त छंद और आज़ाद नज़्म से नसरी नज़्म जो हमारे यहाँ की गद्य कविता है तक एक बड़ा परिवर्तन और बड़ी चीज़ों को ये अपने यहाँ शामिल कर रहे थे। ये कोई छोटा बदलाव या कोई छोटा प्रस्थान नहीं है। विश्व स्तर पर उत्तर आधुनिकता के तसव्वुर ने तजर्बों यानी बोध, तजर्बों के और इजहार की आज़ादी में अधिक इजाफा किया। मैं कई नाम जो हमारे साथ के मित्र हैं, हमारे हमसे सीनियर बैठे हुए हैं, राशिद अनवर साहब, मित्र आदिल रज़ा मंसूरी, जतिंदर परवाज़, वासिफ यार, सहराम सरमदी, ब्रजेश अंबर, शेख खालिद करार, साबिर, कमर जहाँ, तबस्सुम फातिमा, ये जो कुछ नाम जिनकी शायरी से मैं थोड़ा बहुत परिचित हूँ, इन सब के हवाले से मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इनकी शायरी में विचार भी है और कला, इन दोनों का जो संतुलन है ये गज़ब का है। और अपनी पिछली पीढ़ी से ये आलोचक ही ज़्यादा इसको तय करेंगे। मैं एक कवि होने के नाते महसूस करता हूँ कि मैं इनसे सीखता हूँ। हिंदी कविता में कई बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं जिसमें अंशुल त्रिपाठी, मनोज कुमार झा, अशोक कुमार पांडे, गिरिराज किराडू, अरुण देव, निर्मला पुतुल, महेश वर्मा, अनुज लुगुन, विपिन चौधरी, ज्योति चावला, मोनिका कुमार, ये कुछ ऐसे ज़रूरी नाम हैं जिनकी रचनाओं को बहुत ही गंभीरता से पढ़ा जाना चाहिए। और जब कल स्त्री कविता की बात हो रही थी और ये बात आई कि अब स्त्री कविता का स्वर किस तरह पे है, और शाफे साहब ने भी अपने बातचीत में जिक्र किया था, आज भी उस पर बात हुई कि वो अब उन 2 चीज़ें जो आदिल ने भी कही थी कि अब उन 2 पायदानों से आगे बढ़ चुकी है। यानी एक कि अपनी खोज, अपनी पहचान को महसूस करना और अपनी अस्मिता की बात करना, और तीसरी बात अपनी बात करना। ये जो अपना स्वर आया है ये हिंदी कविता में अगर बहुत मजबूत तरीके से किसी के यहाँ मैं अब देख पा रहा हूँ, यानी अनामिका और सविता सिंह हमारी जो सीनियर पोइटेस हैं उनके बाद की रचनाकारों में मैं देखता हूँ कि मोनिका कुमार एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। और इसके अलावा ज्योति चावला का मैं नाम लेना चाहूँगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जिनके यहाँ कविताएं कई बार विवादी स्वर की तरह भी आती हैं और चर्चा का कारण बनती है, लेकिन वो हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो उपभोक्तावाद, संचार क्रांति और इन सब के बीच में ये एक स्वरूप बन रहा था। अगर मैं कुछ दूसरी भाषाओं के रचनाकारों का नाम लूँ,
नेपाली में बहुत अच्छी कविता लिखी जा रही है। और हम लोगों की पीढ़ी के जो कवि हैं उनमें मैं 4-5 नाम लेता हूँ। एक कवित्री हैं निर्दोषिका तमांग, मैंने उनकी कविताएं सुनी हैं। और श्रवण कुमार प्रधान, रेगन तमांग, आरती ठाकुरी, ये 3-4 ऐसे ज़रूरी नाम हैं जो क्षेत्रीयता का जो एक दायरा है उस महदूद दायरे को तोड़ के विश्व स्तर की बातें कर रही हैं। इनकी चिंताएं हैं वैश्विक स्तर की चिंताओं से अब मुठभेड़ कर रही हैं। इसी तरीके से मलयालम कविता में लाथेम मोहन, ये जो मुझे पसंद नाम है, हो सकता है कि इससे किसी को, मलयालम कविता में लाथेश मोहन, अमुदीपा, डॉक्टर डी अनिल कुमार, के एम प्रमोद और एस कालेश, ये बहुत ही ज़रूरी नाम है। गुजराती कविता में अभी भी गज़ल का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। और अभी भी अगर जो मुक्त छंद की जो कविताएं हैं उनके कवियों को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी भी वो ज़्यादा छंद कविता के साथ हैं, उनकी प्रेम है। फिर भी मैं 3 नाम लेना चाहता हूँ, पीयूष ठक्कर, अनिल चावड़ा और एशा दादावाला। ये 3 बहुत ही ज़रूरी नाम हैं। तमिल कविता से मैं एक नाम जो मुझे बहुत पसंद है, आर भूबालन का। इसी तरीके से कश्मीरी में कई ज़रूरी नाम हैं और कश्मीरी और उर्दू में दोनों भाषाओं में वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जिसमें निसार आज़म, इजहार मुबशिर, माजिद मजाजी और सागर नज़ीर, शब्बीर मकामी, मंजूर अहमद और एक बिल्कुल नया लड़का है परवेज़ गुलशन। आप उसकी शायरी देखिए, उसने उर्दू में जो नज़में कही हैं और उसके पाठ का भी जो तरीका है बहुत ही अच्छा है। हमने अकादमी के कई कार्यक्रमों में उसे बुलाया है। संस्कृत कविता ने अपना मिजाज बदला है और जो उनके यहाँ की एक पारंपरिकता थी और कुछ सांचे थे, उस सांचों को तोड़ा 2 कवि मैं बहुत ज़रूरी नाम समझता हूँ। एक कौशल तिवारी का और दूसरा बलराम शुक्ल का। ये बहुत मेरे प्रिय कवियों में हैं। अब बाकी और बहुत सारी भाषाओं का भी मैं जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि समय की एक पाबंदी है और मैं तो अनामंत्रित हूँ, लगभग अनामंत्रित की तरह, तो इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सर का तो पहले झूठ बोल रहे थे यार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का कि आपने मुझे आप सबसे बातचीत करने का मौका दिया। और मैं अध्यक्ष महोदय का भी बहुत आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इजाज़त दी।